नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट किया है। पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत फर्स्ट चल रही है, जो आपकी भूगोल विषय से संबंधित पुस्तक है। इसमें हम अध्याय क्रमांक 6 पढ़ रहे हैं, नाम है जनसंख्या। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की किशोर जनसंख्या और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की। भाई, भारत में किशोर जनसंख्या कितनी है और भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है। अब देखो, किशोर जनसंख्या क्या है, किशोर का अर्थ क्या होता है। अब देखिएगा, कुछ शब्दावलियां समझिएगा। देखो, आप जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही बच्चे को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शिशु। उसे क्या कहा जाता है? शिशु। और ये शिशु जब होता है तो ये शिशु की जो समय अवधि होती है, इसका इस अवस्था को क्या कहा जाता है? देखो, व्यक्ति की विभिन्न अवस्थाएं होती है, जीवन काल की अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित किया रहता है। तो ये जीवन से लेकर, जन्म से लेकर आपके 5 वर्ष की अवस्था शेषवा अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? शेषवा अवस्था कहलाती है। कौन सी? जन्म से लेकर 5-6 वर्ष तक का समय क्या कहलाता है? ये आपके कहलाती है शैशव अवस्था। फिर शैशव अवस्था के बाद में बाल्य अवस्था आती है। जब बालक होता है, शिशु से क्या हो जाता है? बालक हो जाता है, तो ये बाल्य अवस्था हो जाती है। बाल्य अवस्था के बाद में बच्चा बड़ा होने के बाद में किशोर कहलाता है। ये किशोरावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? किशोरा अवस्था। और किशोर अवस्था के बाद में कौन सी आती है? युवा अवस्था आती है। युवा अवस्था। युवा अवस्था के बाद में कौन सी अवस्था आएगी आगे? प्रौढ़ अवस्था आएगी। व्यक्ति और ज्यादा समझदार हो जाएगा। प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था के बाद में कौन सी अवस्था आती है? वृद्धावस्था आती है। वृद्धा अवस्था, वृद्ध हो जाता है। और वृद्धावस्था के बाद में कौन सी आती है? मृत्यु की अवस्था आती है। और शेष अवस्था से पहले जन्म की अवस्था, यानी कि वो आपके गर्भावस्था होती है। बच्चा आपके माता के शरीर के अंदर होता है, गर्भावस्था के अंदर होता है। अब देखो, जो शेषवा अवस्था है बाल्य अवस्था है। बाल्य अवस्था के बाद में जो किशोरावस्था है ना, ये जीवन का सबसे संक्रमणकालीन समय होता है। ये अवस्था रहती है आपके 10 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक। 10 से लेकर 19 वर्ष तक का समय वो किशोरावस्था का समय कहलाता है। और इस समय के दौरान बच्चे के या फिर किशोर के शरीर में बहुत सारे चेंजेज होते रहते हैं, बहुत सारे हार्मोन में परिवर्तन आता रहता है। और इसकी वजह से बच्चों में ग्रोथ भी तेजी से होती है। देखो, बच्चे में तीव्र तीव्र गति से विकास प्रक्रिया होती है। शरीर के अंगों में विकास होता है, विभिन्न प्रकार के, जैसे आपके लड़कों के शरीर में आपके दाढ़ी मूंछ इत्यादि निकलने लगते हैं। और यही अवस्था होती है जिसमें बच्चा है वो आपके स्कूली शिक्षा से कॉलेज शिक्षा की ओर अग्रसर होता है, यानी कि उच्च शिक्षाओं की ओर अग्रसर होता है। उसी से, इसी अवस्था के दौरान बच्चा ये तय करता है कि मुझे भविष्य में क्या कार्य करना है, कौन से क्षेत्र में मुझे जाना है, मुझे देश के लिए क्या क्या कार्य करने होते हैं। तो ये अवस्था है। और इसी अवस्था की हम जनसंख्या के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि भाई, भारत में किशोरों की जनसंख्या की क्या अवस्था है, क्या आपके जनसंख्या है। तो देखिएगा, भारत में जब किशोर अवस्था की बात आती है तो 10 से लेकर 19 वर्ष तक के आयु वर्ग है वो किशोर जनसंख्या कहलाती है, किशोर कहलाते हैं। और अगर भारत में कुल जनसंख्या में देखे जाए तो पांचवा हिस्सा, भारत की कुल जनसंख्या का पांचवा हिस्सा है वो किशोर अवस्था है। पांचवा हिस्सा का अर्थ क्या है? 1/5 जनसंख्या। और 1/5 जनसंख्या का अर्थ प्रतिशत में देखा जाए तो कितना आता है? 20% आ जाता है। कितना आ जाता है? 20%। अब देखिएगा, ये 20% कैसे आता है? इतनी गणित तो आपको आती होगी। देखिएगा, अगर आपसे कहें कि भाई 1/5 हिस्सा है और इसे आप प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो इसे आपको 100 से गुणा कर देना चाहिए। 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 का 100 में भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। और ये आपके हो जाते हैं 20%। ठीक है। आपके भिन्न रूप में कोई आंकड़ा दिया है और उसे आपको कहें कि इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो इसका अर्थ हो जाता है कि भाई, इसको 100 से गुणा करेंगे तो वो प्रतिशत आ जाएगा। अब इसे 100 से गुणा करें, आप दूसरे शब्दों में देखें तो इसका अर्थ क्या होता है? प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति किशोर है। कुल 5 व्यक्ति हैं तो उनमें से एक व्यक्ति किशोर है। ये 1/5वां हिस्सा है। इसको 20% में हमने लिख दिया तो इसका अर्थ क्या है? प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से 20 व्यक्ति किशोर है। और इसको आप 5 में से 1 निकालें, ये दोनों बातें बराबर होती है। तो 1/5 कहें या फिर कुल जनसंख्या में लगभग 20% किशोर जनसंख्या है। और किसी भी देश में इतनी अधिक प्रतिशत रूप में किशोर जनसंख्या का होना इस बात को इंगित करता है कि वो देश भविष्य में तेजी से ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा। वो उसके लिए सकारात्मक संकेत होता है। अब सकारात्मक संकेत क्यों होता है? देखिएगा, ये जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े, उसका विकास अच्छा हो, उसके लिए यही होता है कि भाई, उसमें कार्यशील जनसंख्या कितनी है। कार्यशील जनसंख्या का अर्थ है जो वह जनसंख्या
जो आपके रोजगार प्राप्त कर रही होती है, कोई ना कोई कार्य करती है। और अगर आप कोई रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, कृषि में काम कर रहे हैं, किसी उद्योग में काम कर रहे हैं या किसी सरकारी सेवा में काम कर रहे हैं, तो आप देश की विकास में एक छोटा सा हिस्सा अदा करते हैं। और किसी देश में इतनी बड़ी संख्या में किशोर हैं जो आने वाले समय में देश के युवा बनेंगे और ये युवा बनकर देश के विभिन्न सेक्टर में कार्य करेंगे, जिस वजह से देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि आएगी। और इसी वजह से आपके भविष्य के लिए अच्छा संकेत है कि भारत में युवा युवा लोग भारत में सर्वाधिक होंगे और ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। और ये जो आपके सामने आंकड़ा है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और वर्तमान में आप देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती जा रही है। आप समाचार पत्रों में देखना, कई बार हम देखते हैं कि हम देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, फिर आते हैं कि इस बार हम 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, आने वाले समय में हम 2 नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो इसका आधार क्या है? ये जो किशोरावस्था की जनसंख्या आपके 20% थी 2011 में, ये जनसंख्या अब युवा अवस्था में आ गई है। और युवा अवस्था वाले ये सारे लोग कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। अब जब किशोर अवस्था की बात करें, तो किशोर अवस्था में हमने कहा कि भाई ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है, संक्रमणकालीन अवस्था होती है मानव के पूरे कालखंड की। तो इसके लिए आपको कुछ पोषण की आवश्यकता होती है। तो भारत में कौन कौन सी आपके समस्याएं हो रही है किशोरों के साथ में? लड़कों की बात करें तो वो किशोर होता है, लड़की की बात करें तो वो किशोरी होती है। तो देखो, जब पोषण की बात आती है तो बाल्य अवस्था और युवा अवस्था की तुलना में किशोरावस्था में अधिक पोषण की और अच्छा पोषण की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत में क्या है कि अधिकतर आपके भारत में पोषण में कुछ तत्वों में आपकी कमी देखी जाती है, जिस वजह से इनमें आपके किशोरावस्था में आपके कुपोषण हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उनका विकास अवरुद्ध हो सकता है। ऐसी स्थितियां आपके कुपोषण की वजह से होती है। और भारत में किशोरों में उपलब्ध आहार में सभी पोषक तत्व अपर्याप्त हैं, सारे पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। जैसे ये बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो किशोर अवस्था में आपको चाहिए होते हैं, लेकिन इनमें आपके या तो ये प्रत्येक किशोर को सारे मिलते नहीं है, अगर मिलते हैं तो उसकी थोड़ी क्वालिटी कम हो जाती है। इस वजह से उनमें आपके कुपोषण की समस्या, उनका विकास अवरुद्ध होना जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। जब हम भारत में किशोरियों की संख्या देखें, यानी कि किशोरावस्था की बालिकाओं की देखें, तो उनमें एनीमिया की समस्या होती है, एनीमिया से पीड़ित होती है। एनीमिया का अर्थ क्या होता है? जब आपके शरीर में खून की कमी होती है तो उसे एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। अधिकतर किशोरियों में यह देखा जाता है कि भाई खून की कमी हो जाती है किशोरावस्था में आते आते। तो किशोरावस्था के दौरान जो खून की कमी होती है, चाहे किशोरावस्था हो चाहे युवा अवस्था हो, खून की कमी को कहा जाता है एनीमिया। तो ये आपके समस्याएं देखी जाती है किशोरों की। फिर आप ये जो इन समस्याओं की वजह से भाई विकास में उनकी समस्याओं पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। जो इनकी ये समस्याएं हैं किशोर और किशोरियों की, इन समस्याओं पर हमारी सरकारों ने बहुत ही कम ध्यान दिया है, साथ ही हम लोगों ने भी कम ध्यान दिया है। भाई सरकारों के साथ परिवार की भी तो जिम्मेदारी होती है। भाई माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया है, उनको सारे पोषक उपलब्ध करवाना उनकी भी जिम्मेदारी होती है। उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भाई आपने जन्म दिया है तो इनको सारे पोषक अच्छे से उपलब्ध होने चाहिए, ताकि आपके बच्चे बच्चियां आने वाले समय में अपने शरीर की दृष्टि से, स्वास्थ्य दृष्टि से मजबूत होंगे। तो वो उनको रोजगार प्राप्त करने में आसानी रहेगी, कोई ना कोई वो काम कर ही लेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे, अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे, उनको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो यहां पर कम ध्यान दिया गया है। किशोरियों को अपनी चुनौती के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। अब जब किशोर अवस्था में आ जाते हैं ना, तब तो देखो माता पिता के साथ साथ उनको खुद को भी जागरूक होने की आवश्यकता रहती है। वो खुद क्या खा रहे हैं, उनकी जैसे दिनचर्या क्या है, वो अपने जैसे दिनचर्या के दौरान योग व्यवसाय इत्यादि पर योग या फिर योग और व्यायाम पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी उनको खुद को भी ध्यान रखना होता है। उनको जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूकता के लिए क्या चाहिए? उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी स्वास्थ्य अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलेगी, तो उनको अपने आप पता चलेगा कि मेरे शरीर को क्या आवश्यकता होती है, मुझे क्या करना होता है। तो वो अपने शरीर का बेहतर विकास कर पाएंगे। साक्षरता और शिक्षा के माध्यम से जागरूकता में सुधार किया जा सकता है। तो इस आधार पर आप सुधार कर सकते हैं। किशोरावस्था में सुधार लाना भी आपके आसान होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग क्या होता है कि एक अच्छी अवस्था में होते हैं। बच्चा खुद, किशोर खुद समझता है, भाई थोड़ी सी अच्छी शिक्षा दे देते हैं ना, तो उसको अपने आप पता चल जाता है कि मेरे शरीर की क्या डिमांड है। तो अब देखिएगा, हमने पीछे अब तक पढ़ा है भाई, ये किशोर अवस्था की हमने समस्याएं सारी पढ़ ली भाई। किशोर अवस्था में क्या समस्याएं, कितनी आपके संख्या में किशोर किशोरियां हैं भारत में। और हमने देखो पीछे भारत की जनसंख्या को पढ़ा था।
और हमने ये भी देखा कि भारत में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। 1951 में जहां हमारी जनसंख्या 36 करोड़ थी, 2011 में बढ़कर होगी आपके 121 करोड़। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसके लिए आप 1981 तक देखते हैं कि वृद्धि दर बहुत अधिक थी, जो आपके 24 को क्रॉस कर चुकी थी, 24% को। और 1981 के बाद में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होती आ रही है। जो ये वृद्धि दर की बात करते हैं, तो वृद्धि दर का जो 1951 से लेकर 2011 तक देखें, उसमें वृद्धि दर आपके 1981 तक यहां पर तेजी से बढ़ रही है। 1981 में सर्वाधिक थी, यहां पर 24 प्लस थी। कितनी थी? प्रतिशत में 24 प्लस थी, और यहां पर धीरे धीरे कम होती जा रही है, और यहां पर वृद्धि आपके 17.64% थी 2011 में। तो ये ग्राफ में इस प्रकार का जो ये उतार चढ़ाव आया है, ये जो ग्राफ का जो उतार चढ़ाव आ रहा है, इसका कारण क्या है? देखो, 1951 के बाद में सरकार ने परिवार नियोजन जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किए थे। कब किए थे? पहली सरकार बनते 1952 में परिवार नियोजन के कार्यक्रम शुरू किए गए। परिवार नियोजन कार्यक्रमों से क्या हुआ कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों ने स्वैच्छिक आधार पर जिम्मेदार और नियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। भाई, परिवार में क्या होता है, माता पिता अपनी स्वेच्छा से अच्छे से बच्चों का पालन पोषण करने लगे, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखने लगे। तो ये इस प्रकार से आपके 1952 की शुरुआत में अच्छे से स्वैच्छिक आधार पर लोगों को जागरूक किया, और उसका परिणाम निकला कि वो बच्चों का अच्छे से पालन पोषण स्वैच्छिक आधार पर करने लगे। फिर आपके तेजी से क्या हुआ कि फिर आने वाले समय के दौरान सरकार ने अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई, खाद्यान्न में भारत आत्मनिर्भर बन गया, और दूसरा आपके गुलामी है वो हट गई है, भारत पर खुद का शासन हो गया। अच्छी यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, अच्छे रोजगार के साधन मिलने लगे, कृषि में अच्छा विकास हो रहा है, अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर थी, कृषि सुविधाओं में अच्छा विस्तार हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में लोग निवास कर रहे हैं, तो शहरों में अच्छे अच्छे उद्योग धंधे स्थापित हो रहे थे, तो रोजगार के अच्छे ठीक ठाक अवसर उपलब्ध हो रहे थे। तो इस वजह से वहां पर जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या में वृद्धि होती है, सरकारें हमारे प्रयास भी करती है जनसंख्या को नियंत्रित करने के। तो इस प्रयासों में आपके कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो से 1981 तक जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई थी, वृद्धि का कारण क्या था? कारण था कि आपके जन्म दर में या जीवित जन्मों की संख्या में तेजी से वृद्धि होना, मृत्यु दर में कमी आना, ये सारे कारण थे जो जनसंख्या को बढ़ाने वाले थे। तो इन वर्षों में जो नियोजित परिणाम थे, ये जो हम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात करते हैं, जो कि 2000 में आई थी। नवीनतम भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब की है? 2000 की है। ये कब आई थी? तो इसमें देखिएगा बहुत से छोटे छोटे प्रयास थे, जैसे कई सालों तक नियोजित प्रयास किए जा रहे थे, जैसे 1952 का जो परिवार कल्याण कार्यक्रम था। इन सभी छोटे छोटे प्रोग्रामों का आपके रिजल्ट निकलता है इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के रूप में। इसमें निम्नलिखित नीतिगत रूपरेखा प्रदान की गई कि आपको किस प्रकार से राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लिए सरकार ने बहुत सारे उपाय सुझाए हैं। ये उपाय कौन कौन से? इनमें कहा गया कि भाई 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। इस एनपीपी 2000, इसके फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। इसमें कहा कि भाई 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। इससे जनसंख्या में क्या फर्क पड़ेगा? इसे जनसंख्या नीति में क्यों शामिल किया? इसमें यह शामिल किया कि भाई 14 वर्ष तक आप बच्चे को शिक्षा देंगे तो बच्चा शिक्षित होगा, आने वाले समय में वो उच्च शिक्षा की ओर भी चला जाएगा। भाई अच्छे 14 वर्ष तक पढ़ेगा तो आने वाले समय में उसको शिक्षा में इंटरेस्ट आएगा, और उसको लगेगा कि मुझे इस सेक्टर में जाना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जो भी उसकी इच्छा होगी उस अनुसार वो पढ़ाई करेगा। अगर शिक्षित होगा तो वो शिक्षित होने के साथ में उसको यह भी पता रहेगा कि भाई जनसंख्या ज्यादा वृद्धि नहीं करनी है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के विकास के लिए ये हानिकारक होती है। तो अपने परिवार में बच्चों की संख्या को वो सीमित करेगा। भाई अपने जैसे जैसे हम दो, हमारे दो कनार दिए गए, तो वो दो से अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे। तो इससे आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रित रहेगी, अनियंत्रित रूप से वो जनसंख्या में वृद्धि नहीं करेंगे। फिर आपके शिशु मृत्यु दर को घटाकर 1000 शिशु मृत्यु दर को घटाकर 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म दर है वो 30 से नीचे लेकर आना। इसका अर्थ क्या हुआ कि कहा गया कि भाई आपको जन्म दर है वो जन्म दर को 30 तक लाना। जन्म दर है वो भारत में तेजी से बढ़ रही थी, जैसे 70 के आसपास जन्म दर चली जाती थी, उस जन्म दर को आपके 2011 तक आपके 30 तक लाने का प्रयास था। इस जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या था कि हम 2011 तक जन्म दर को 30 लेकर आएंगे, जन्म दर को 30 तक कर लेंगे। और इसमें और भी लक्ष्य रखे गए
जैसे जैसे आपको आपके इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी। इसके लिए आपको ग्रामीण क्षेत्रों तक सारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी। जीवित जन्मों की संख्या बढ़ानी होगी। भाई देखो, जन्म दर तो कम करना है, लेकिन प्रसव के दौरान जो बच्चों की मृत्यु हो जा रही है या उनकी माताओं की मृत्यु हो रही है, तो उनको कम करने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार करना होगा। तो प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में, प्रत्येक गांवों में आपके बच्चे के, जैसे आपके गर्भावस्था से लेकर फिर आपके जन्म होने तक की जितनी भी आवश्यकताएं होती है, सारी की सारी उस गांव में उपलब्ध करवाओ। इसके लिए आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, छोटे हॉस्पिटल छोटे हॉस्पिटल हॉस्पिटल स्टार्ट किए गए, जिनसे आपके जीवित जन्म, आपके जन्म दर को 30 तक लाने का प्रयास किया गया। फिर आपके बच्चे के जन्म के बाद में हमें क्या करना है, तो जन्म के बाद में कहा कि भाई कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिस वजह से आपके जैसे बच्चा रोगग्रस्त हो जाता है, तो ऐसी बीमारियां जो वैक्सीन के माध्यम से, टीका लगाने के माध्यम से बच्चे की रक्षा करेगी, उस बच्चे में बीमारी नहीं आएगी। तो ऐसी बीमारियों के लिए आपको टीकाकरण करना होगा, और टीकाकरण में प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण होना अनिवार्य है। तो प्रत्येक बच्चों का टीकाकरण करवाने के लिए आपको चाहिए कि हम प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएंगे, छोटे हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केंद्र ओपन करेंगे, तो वहां पर आपके गांव के प्रत्येक बच्चे का, शहरी क्षेत्रों में शहर के प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण हो जाएगा। जब टीकाकरण होगा तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। इसके साथ ही आपके लड़कियों में देरी से विवाह को बढ़ावा दिया गया। बालिकाओं के लिए देखो, जैसे लड़की की बात आती है तो विवाह योग्य उम्र होती है 18 वर्ष, लेकिन इस जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है 2000, इसमें कहा गया कि आपके न्यूनतम विवाह की आयु 18 वर्ष है, लेकिन यह चाहिए कि आप कम से कम 18 वर्ष तो विवाह ना करें, और अगर आप चाहें तो 18 के बाद में 20, 21, 22 वर्ष के बाद में विवाह करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो जाएं और जनसंख्या वृद्धि ज्यादा ना करें। परिवार कल्याण को एक जन केंद्रित कार्यक्रम के रूप में बनाना, ताकि प्रत्येक लोग को, प्रत्येक व्यक्ति को पता रहे कि हमें परिवार नियोजन के कार्य करने हैं, जनसंख्या वृद्धि नहीं करनी है। और इस वीडियो में आपका लर्निंग आउटकम्स रहता है भारत की किशोर जनसंख्या और किशोर किशोरियों से संबंधित समस्याएं क्या है भारत में, इनको आपने अच्छे से जाना है। और भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन तमाम बिंदुओं पर आपने विस्तार से चर्चाएं की है, और उम्मीद करते हैं कि आपने इन सबको अच्छे से समझ लिया है। तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग किशोरावस्था को बताता है? 5 से 10 वर्ष का, 10 वर्ष से 19 वर्ष का, 20 से 30 वर्ष का, या फिर इनमें से कोई नहीं? किशोरावस्था को बताने वाला आपका आयु वर्ग है वो 10 से लेकर 19 वर्ष का है। बाकी 5 से 10 वर्ष ये बाल्य अवस्था है, 20 से 30 वर्ष युवा अवस्था है, फिर 30 के आगे 35, 40 हुए आगे बढ़ते हैं तो प्रौढ़ अवस्था आ जाती है। अगला सवाल है, भारत में नवीनतम जनसंख्या नीति कब लागू की गई? भारत में नवीनतम जनसंख्या नीति 2011, 1991, 2015 या फिर 2000 में? तो नवीनतम जनसंख्या नीति भारत में 2000 में लाई जाती है, और इस जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनसंख्या को कंट्रोल करना, जन्म दर को 30 तक लेकर आना, बालिकाओं में देरी से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ आपके 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, निःशुल्क आपके शिक्षा उपलब्ध करवाना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, साथ ही साथ आपके प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों तक या प्रत्येक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, और जो आपके गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म होने तक की सभी आवश्यकताएं ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करवानी चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में किशोरियों की स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है? जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाकर, बेहतर पोषण और शिक्षा प्रदान करके, साक्षरता दर को कम करके, स्वास्थ्य सुविधाओं को नजरअंदाज करके। किशोरावस्था में बालिकाएं है, उसकी आपके स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है? जैसे आपके एनीमिया की समस्या रहती है, खून की कमी रहती है, तो इनके जैसी आपकी बहुत सी समस्या होती है, तो इनको कैसे सुधारा जा सकता है? जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाकर? नहीं, ये तो कोई नहीं है, नकारात्मक बात हो गई। भारत बेहतर पोषण और शिक्षा प्रदान करके, अच्छा पोषण दो उनको और अच्छी शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाओ, तब उनकी आपके स्थिति को सुधारा जा सकता है। साक्षरता दर को कम करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनकी स्थिति और बिगड़ जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को नजरअंदाज करेंगे तो इनकी स्थिति और ज्यादा विकट हो जाएगी, और ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो था आपका पूरा का पूरा भारत की जनसंख्या नीति और किशोरावस्था से संबंधित, और इस वीडियो के साथ ही आपके ये अध्याय भी कंप्लीट होता है। हम आपसे मिलेंगे इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मस्त रहे। जय हिंद,